आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको आज से पढ़ाने जा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 3 बड़े एग्जाम हैं, जैसे आरओ, पीसीएस और तीसरा बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इन तीनों के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिहार, राजस्थान या किसी स्टेट पीसीएस के लिए इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल फॉलो करिए। यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं पहले बता दूं, इंडियन इकोनॉमी के 4 मेन टॉपिक हैं जो स्टैटिक इंडियन इकोनॉमी है। स्टैटिक का मतलब देखिए, एग्जाम में एक तो करंट अफेयर्स आएगा इकोनॉमी से और दूसरा जो आएगा स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। सबसे पहला नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से 2 प्रश्न पूछता है। फिर आ जाता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई से 1 प्रश्न जरूर पूछेगा। फिर आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक। सीआरआर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो लास्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है राजकोषीय नीति या फिर फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी, ठीक। तो मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, लोग सीधा पढ़ाते हैं, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पूरा तरीके से सही नहीं हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा कॉपरेट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति को इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी और एक इसका और नाम है, क्या नाम है? बजटरी पॉलिसी। तो कभी देखिए, एक बात क्लियर रखिए, आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको बजटरी पॉलिसी क्या होती है, कहीं लिखा राजकोषीय नीति तब तो आप समझ गए, लेकिन अगर बजटरी पॉलिसी लिख दिया तो आप गड़बड़ा जाएं। इससे बेहतर है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरी ये सलाह है कि दोनों भाषाएं जरूर समझें, ठीक। तो चलिए, वर्ड एक ही है क्या? राजकोषीय नीति, उसी का दूसरा नाम है फिस्कल पॉलिसी, उसी का तीसरा नाम है बजटरी पॉलिसी। पहले के ज़माने में जो राजा लोग होते थे ना, उनके पास खुद की ट्रेजरी होती थी। ट्रेजरी का मतलब राजकोष होता था। तो उसके 2 काम होते थे और अभी भी 2 काम हैं। उसके 2 काम में पहला काम क्या होता है? राजकोष में, या कहा जाए राजकोषीय नीति के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। there are two important function of a fiscal policy। पहला कि किन किन चीज़ों पे हमें खर्च करना है, याद रखिएगा, खर्चा किन किन चीज़ों पे करना है। पहला इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर यानी व्यय। और दूसरा, कौन कौन सी सोर्स से हमें प्राप्तियां होनी है। तो याद रखिए, कोई भी फिस्कल पॉलिसी कहे, चाहे बजटरी पॉलिसी कहे, चाहे राजकोषीय नीति कहे, उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें खर्चा करना है और कहाँ से। भैया, खर्चा तो तब करेंगे जब हमें प्राप्त होगा। हमें रिसिप्ट का मतलब प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से हो रही हैं। तो याद रखिए, किसी भी बजटरी पॉलिसी के 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के मेंस के लिए भी मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, ये प्रीलिम्स तक के लिए नहीं है, ये मेंस तक के लिए पूरा है आपके लिए, ठीक। यहाँ पे यूपी पीसीएस के मेंस में जब आप पेपर नंबर 3 पे जाएंगे, यूपी पीसीएस या यूपीएससी के 3rd पेपर में जाएंगे, पेपर जीएस पेपर नंबर 3, तो वहाँ पे तीसरा टॉपिक है गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है, एंड फाइनेंस। ये 2 टॉपिक हैं तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर आएगा, इसीलिए ये टॉपिक को मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और प्लस चूँकि मुझे आपको बजट पढ़ाना है, इस वजह से भी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो बजट क्या है बताइए? एक शॉर्ट में जैसे कोई कहे बजट क्या है, तो बजट से आपके दिमाग में तुरंत एक ही चीज़ आनी चाहिए, क्या? कि किसी दिए हुए समय में कुल कितना प्राप्त हो रहा है और कुल कितना गया। इन्हीं दोनों के विवरण को, इन्हीं दोनों के एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, एक लाइन में, ठीक। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। सबसे पहला तो अगर कहीं लिखा हो FY, ठीक, या हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये थोड़ा सा गलत हो गया, वित्तीय ऐसे होगा, वित्तीय वर्ष, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अगर कहीं लिखा है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब भारत में क्या होता है। जैसे अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर में हैं, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो अगर आपसे पूछे कि वित्तीय वर्ष क्या है, तो याद रखिए, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक के समय को बोलते हैं वित्तीय वर्ष, ठीक है ना। तो भारत में अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च
2025 तक। तो पूछे कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे लिखा जाता है कौन सा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक के समय को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी चल रहा है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट से संबंधित मैं आपको बता दूं। बजट का मतलब, सबसे पहली चीज़, आर्टिकल, संविधान की जो एक अनुच्छेद 112 है, संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि सरकार हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेगी। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, वही जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। क्या, फिस्कल पॉलिसी को अगर कहा जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है, यहाँ देख लीजिए, आय और व्यय का वार्षिक विवरण एक साल में। और एक साल का मतलब जनवरी से नहीं, एक साल का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बातें करेंगे हम लोग। याद रखिए, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ जनवरी से नहीं, अभी फ़िलहाल शुरुआत होगी, जब ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बात होती है, ठीक। तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है कि एक दिए हुए वित्तीय वर्ष में आय एवं व्यय के विवरण को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, आर्टिकल 112 कहता है। दूसरा आर्टिकल आपको जानना चाहिए, आर्टिकल 110, जो कि धन विधेयक है, मनी बिल है, ठीक। इंग्लिश में मनी बिल, हिंदी में धन विधेयक, दोनों भाषाओं में है, ठीक। लेकिन मैं फिर हिंदी मीडियम वाले से कहूँगा कि हिंदी मीडियम पढ़िए, लेकिन इंग्लिश मीडियम ज़रूर ध्यान दीजिए, बिना इसके आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाएंगे। अगला जो तीसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 कहता है कि दोनों सभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब ये जो ये जो बिल है वो कहा जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है, 111 के तहत होता है। आपको इन आर्टिकल्स को डिटेल में जानना हो तो मेरी इंडियन पॉलिटी की वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सीधे सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। बजट में क्या क्या शामिल होता है, तो बजट में याद रखिए 3 चीज़ें शामिल होती हैं। आपको अब ध्यान से सुनना है एक एक चीज़। बजट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं मान लूँ अगला बजट बताइए कब पेश होगा, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, अगला बजट पेश होगा फरवरी 2025 में, ठीक। मैं आपसे यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो अगला बजट भारत सरकार का पेश होगा वो कब फरवरी में होगा, फरवरी 2025 में पेश होगा। तो उस बजट में 3 चीज़ें होंगी, याद रखिएगा। जब फरवरी 2025 में बजट पेश होगा तो उसमें कितनी चीज़ें होंगी, या जब भी होगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए फरवरी 2025 में बजट पेश होता है, तो इस दिन 3 चीज़ों का विवरण पेश होगा। सबसे पहला जो होगा, आने वाले वित्तीय वर्ष, मतलब ये बताइए फरवरी 2025 के बाद कौन सा वित्तीय वर्ष आता है, आता है 1 अप्रैल से 2025 से, ये देख लीजिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। मतलब सबसे पहली बार अगर बात करें तो फरवरी 2025 में जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें 3 सालों की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला तो आने वाले समय के लिए आय, मतलब ये देखिए बजट का अनुमान, मतलब 2025 में हम लोग फरवरी में ये अनुमान करते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से अगले साल 2026 मार्च तक कुल कितना खर्चा गवर्नमेंट करेगी, कर सकती है, और कितनी की आय होगी, इसका अनुमान, बजटीय अनुमान, ठीक है ना। और क्या दूसरे नंबर पे क्या पेश होगा, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2024-25, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2024-25। जैसे आप फरवरी में बजट पेश करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या पेश किया, हम आगे कितना खर्चा करेंगे और आगे कितनी आय होगी, प्लस पिछली बार जो आपने अनुमान किया था, जो पिछले बजट में, मतलब जो फरवरी 2024 में जो आपने बजट का अनाउंसमेंट किया था, उससे आपका कितना सही है और कितना गलत है, उसको बोलते हैं अंतरिम अनुमान, या फिर क्या, प्रोविजनल एस्टीमेट। मतलब आपने सोचा था 10 आया 5, ठीक। और तीसरी चीज़ होती है, तो देखिए कुल कितने साल का विवरण होगा, 3 साल का। एक तो आने वाले वर्ष का, आने वाले वित्तीय वर्ष का, दूसरा जो चल रहा है वित्तीय वर्ष, जैसे फरवरी 2025 में कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा होगा, ये वाला 24-25 का चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका, और तीसरा इसके पिछले, मतलब 2023-24 का
वास्तविक डेटा, तब तक 2023-24 में कुल कितना खर्च किया था और कुल कितना पैसा आया था, इसका हमारे पास रियल डेटा आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के बजट 3 चीज़ों को कैलकुलेट करता है, याद रखिएगा। जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें 3 साल की गणना की जाती है। सबसे पहला आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट का अनुमान, कि आने वाले साल में हमें कुल कितना पैसा आएगा, कितना गया। जो करंट चल रहा है, जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है, चूँकि फरवरी में होता है बजट जब अनाउंस किया जाता है, तो फरवरी में जो चल रहा है वित्तीय वर्ष उसका रिवाइज्ड डेटा, रिवाइज्ड का मतलब सोचे थे 10 लेकिन चल रही है 8 ग्रोथ रेट, तो इसको बोलते हैं रिवाइज्ड डेटा। और तीसरा, ठीक, अंतरिम अनुमान। और तीसरा जो है बीता हुआ जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अगर मैं बात करूं अगला वित्तीय वर्ष जब अगली बार बजट पेश होगा तो 2000 कौन सा होगा, 2025-26 का बजट पेश होगा। ठीक, तो उस समय अंतरिम अनुमान किसके होंगे, 2024-25 के होंगे। तो उस समय वास्तविक डेटा किसका मिल चुका होगा, 2023-24 का। ठीक, तो ये 3 वर्षों के 3 फाइनेंशियल ईयर की गणना की जाती है बजट में। तो मेरा विश्वास है कि अब आप समझ गए होंगे कि बजट में एक बार की गणना नहीं की जाती, 3 चीज़ की। यहाँ पे बात की जाती है क्या क्या, बजटीय एस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट, दूसरा प्रोविजनल एस्टिमेट और तीसरा एक्चुअल डेटा। 3 चीज़ की गणना की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बजट, सीधे आ जाते हैं। ठीक, इसको अगर आपको अच्छा लगे तो मैं दूसरी वीडियो में बना के एक साथ डाल दूंगा, थोड़ा टाइम मुझे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं जस्ट एक वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम चाहिए पढ़ाने में, सांस फूलती है मेरी अभी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।